मतलब संसदीय व्यवस्था में पूर्ण आस्था मतलब देश की व्यवस्थापिका देश की जनता के द्वारा निर्वाचित होगी और इस देश में संपूर्ण जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो संसदीय पार्लियामेंट की यानी संसदीय व्यवस्था वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी और इसमें उस संसद से जो निर्मित सरकार है वही देश के लिए संपूर्ण देश के लिए काम करेगी और यह पद्धति जो है संसदीय व्यवस्था के अनुसार हमारे देश में भी सबसे कारगर और उपयोगी मानी गई थी। संवैधानिक संसाधनों के प्रयोग पर बल अर्थात संवैधानिक संसाधनों यानी हमारे देश की शासन व्यवस्था का संचालन एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत होता है और उस संविधान में जिस प्रकार का उल्लेख और जैसी शासन व्यवस्था की गतिविधियां निर्धारित की गई थी उसी के तहत उसी के अनुसार देश की यह चुनी हुई सरकार काम करेगी और कोई भी काम उस सरकार के द्वारा ऐसा नहीं किया जाएगा जो संवैधानिक दायरे से बाहर हो या संविधान की अवहेलना या उपेक्षा करता हो या संवैधानिक गतिविधियों में जो उल्लेखित कार्यक्रम और नीतियां हैं उनके खिलाफ कहीं जाता हो। तो इस प्रकार से संवैधानिक संसाधनों के संपूर्ण प्रयोग पर पंडित नेहरू का स्पष्ट खुला दृष्टिकोण था। विज्ञान आधारित आधुनिकता का समर्थन अब ये है क्या, मैं थोड़ा सा आपको इस बारे में और बताने का प्रयास करता हूँ। अपने पश्चिमी शैक्षिक प्रशिक्षण के कारण पंडित नेहरू का समस्याओं के समाधान के प्रति चिंतन का जो दृष्टिकोण था वह पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक था तथा इसी आधार वैज्ञानिक मतलब आधुनिकता से पूर्ण संबंधित तथा इसी आधार पर वे पुरातन भारत का आधुनिकीकरण करना चाहते थे। अपनी सदियों की दास्ता और धार्मिक कर्मकांड आधारित अंधविश्वासों के कूपमंडूक हुए भारतीय समाज को इन व्याधियों से मुक्त करने के लिए पंडित नेहरू की यह सुविचारित मान्यता थी कि इसका एकमात्र प्रभावी कारगर सफल उपाय विज्ञानवाद है अर्थात वैज्ञानिक पद्धति है जिसे अपनाकर ही भारतीय समाज का सुदृढ़ आधार पर पुनर्निर्माण किया जा सकता है। अतः उन्होंने अपने नेतृत्व में भारतीय समाज का वैज्ञानिक आधार पर पुनर्निर्माण का प्रारंभ किया और विज्ञान आधारित सारे संसाधन अपनाकर उनके रूढ़िगत और अंधविश्वासी दृष्टिकोण को आधुनिक दृष्टिकोण में परिवर्तित करने का प्रयास किया। फलतः भारत की वैज्ञानिक विकास की वह आधुनिक प्रक्रिया प्रारंभ हुई जिससे आज भारत को वैज्ञानिक दृष्टि से एक विकसित देश समझा जाने लगा। भारत का औद्योगिकीकरण और तकनीकी विकास आज उसी वैज्ञानिक आधार पर हो रहा है जिसका शिलान्यास पंडित नेहरू ने किया था। लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रतिपादन अर्थात सामाजिक लोकतंत्र का प्रतिपादन यानी सामाजिक दृष्टि से हम कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है लेकिन उसका संपूर्ण जीवन और संपूर्ण विकास समाज के आधार पर ही होता है और इस सामाजिक अवधारणा को संवैधानिक रूप से अपना करके ही पूरा किया जा सकता है। मतलब कहने का कि ना तो जातिगत ना तो धर्मगत और ना तो संप्रदायगत किसी भी प्रकार की विभेदता कहीं पर स्वीकार होगी या मान्य होगी बल्कि सभी समाजों का एक समानीकृत करके यानी समान सामाजिक व्यवस्था अपना करके और सभी व्यक्तियों का सामाजिक विकास करके ही देश के विकास के लक्ष्य को पाया जा सकता है और उसमें किसी भी समाज का ना तो कोई कम महत्व है और न कोई ज़्यादा महत्व है। सभी का समाज समान रूप से देश के विकास के लिए उत्तरदायी है और देश की सरकार जो है सभी समाज के लिए समान रूप से कार्य करती है। इस प्रकार से ये पंडित नेहरू का योगदान था। पंडित नेहरू की समन्वयवादिता यानी सभी को मेल मिला करके सभी को मिला जुला करके यानी सभी के प्रति एक समान सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि रखते हुए सभी पक्षों का सभी समुदायों का सभी भाषागत क्षेत्रों का धर्मगत क्षेत्रों का
एक समान विकास और उसके प्रति समान सामाजिक धारणा रख करके ही उनको जो है राष्ट्रीयता की एकता से जोड़ा जा सकता है। धर्मनिरपेक्ष के दृष्टिकोण का पूर्ण समर्थन। पंडित नेहरू जैसे मैंने बताया था कि किसी भी एक धर्म को ज़्यादा महत्व देकर के या किसी धर्म की उपेक्षा करके राष्ट्रीयता को मजबूत नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए भारत में जो है संवैधानिक व्यवस्था में भी लोग धर्मनिरपेक्षता को के दृष्टिकोण को अपनाया गया है और इस धर्मनिरपेक्षता को पंडित नेहरू का पूर्ण समर्थन था। विश्व शांति के अग्रदूत। विश्व शांति के अग्रदूत, जैसा इसके पहले मैंने बताया कि विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास न सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया के अन्य सभी देशों का एक आवश्यक और अपरिहार्य कार्य है। और इस शांति में ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है, राष्ट्रों का उत्थान है, राष्ट्रीय एकता की स्थापना है। और अगर शांति नहीं है तो फिर उसमें विनाश को आमंत्रण देना है। पंडित नेहरू का उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी माने सभी के प्रति एक सद्भावना या अच्छा दृष्टिकोण रख करके सभी के प्रति जो है एक राष्ट्रीयता की भावना का प्रतिपादन करना। मानवतावादी दृष्टिकोण यानी मानवतावादी यानी मतलब मानवता को यानी इंसानियत को पूर्ण समर्थन देकर के इसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। नेहरू के संपूर्ण चिंतन का जो केंद्र बिंदु है वह है संपूर्ण मानवतावाद। मनुष्य उसके लिए सर्वोच्च साध्यता तथा राज्य उसके हितों की सिद्धि का एकमात्र साधन था। मनुष्य के दुख दर्दों को देखकर उनके संवेदनशील हृदय में गहन प्रतिक्रिया होती थी तथा वे उसकी मुक्ति के लिए हर संभव प्रयत्न करने का संकल्प लेकर के स्वयं प्रेरित होकर के और मानवतावादी दृष्टिकोण से समान कार्य करते थे। उनकी मनुष्य के दुख दर्दों के प्रति यह संवेदना ही उनके मानवतावाद का मुख्य आधार थी। वे जब मनुष्य के कल्याण की उनके दुख दर्दों से मुक्ति की बात करते थे तो वह सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी वरन उसका क्षेत्र कार्य क्षेत्र संपूर्ण विश्व या विश्व मानवता तक विस्तृत होकर के फैलता था। वे भारतीय होकर भी अपनी मानवतावादी संवेदनाओं के कारण वास्तविक दृष्टि से एक विश्व नागरिक थे तथा भारत के कल्याण के साथ साथ वे विश्व के कल्याण को भी अपने जीवन का उद्देश्य मानते थे। इस तरह पंडित नेहरू की दृष्टि में भारत का कल्याण अनिवार्य रूप से विश्व मानवता के कल्याण से जुड़ा हुआ था। वे एक सिक्के के दो पहलू थे तथा दोनों एक दूसरे पर निर्भर थे। इसके बाद फिर गुणनिरपेक्षता एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का पालन है और इस प्रकार से नेहरू का जो चिंतन है वो हम ये देखते हैं कि मानवता के सभी पक्षों के प्रति जो है वो प्रेरित था और मानवता को स्थापित करने का और मानव कल्याण के कार्यक्रमों को प्राथमिकता देना ही नेहरू के चिंतन का और राजनीतिकारों का विशेष उद्देश्य था ताकि इस विश्व में नवोदित राष्ट्र को इन प्रकार से मजबूत स्थिति में खड़ा किया जा सके, देश का आंतरिक विकास किया जा सके और भारत को अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी स्थापित करके उसका पूर्ण सहयोग ले करके और अपने देश का अनेक प्रकार से हित किया जा सके। इस प्रकार से पंडित नेहरू का यह चैप्टर ही खत्म होता है। कल से हम चौथी इकाई में दूसरे किसी विचारक को देखेंगे।